नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 16 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स की न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है ना, हम लोग 15 का भी कुछ जो आर्टिकल छूट गया था उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है PIB से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग, ये बात कर रही थी हमारी भाषा हमारी विरासत। ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ने इनॉग्रेट किया था एक एग्जीबिशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको तो पता ही है दैट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर हमारी भाषा हमारी विरासत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। राइट नाउ यह क्या है, देखो बेसिकली क्या है ना, दैट हमारी जो नेशनल आर्काइव्स है इंडिया में उनमें अवेलेबल करवाया जा रहा है गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स। जी हाँ, ये ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो क्या 5th से 6th सेंचुरी ओल्ड, मतलब बोला जाता है तब का सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसको फाइनली पब्लिक के सामने ये किया जा रहा है, जिसमें बोला जाए दैट ये जो गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये किस में लिखी जाती थी। ये दिख रहा है आपको, ये लिखा जाता था ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, जो क्या कश्मीर रीजन में मिलता था। और इसमें हम लोग को जैन एज वेल एज बुद्धिस्ट वर्क्स के वेरियस रिलीजियस एज वेल एज फिलोसॉफिकल लिटरेचर का नमूना इसमें दिया गया है। एंड ये अगर जूम इन करें तो कुछ ऐसा आपको दिखता है। राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है एंड यस इट इज़ वेरी प्राइड, मतलब प्राइड मैटर फॉर आर कल्चरल एस्पेक्ट्स। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग करी इरशाद मैंगो। करी इरशाद मैंगो यह उत्तर कन्नड़ दैट इज कर्नाटका का बैक किया हुआ एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड आम है। ठीक है, सो यस इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ था। याद रखिएगा करी इरशाद मैंगो, ऐसे ही बहुत सारे मैंगो इंडिया में है, स्पेसिफिकली फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल सेक्टर, जिसको हम लोगों को GI टैग भी मिला हुआ है। उसमें अभी रिसेंटली मिला हुआ है कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से, वो है करी इरशाद मैंगो। इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी मैंगोज। क्यों भैया? क्योंकि इस मैंगो का अगर सुगंध देखिएगा, टेस्ट देखिएगा, साइज देखिएगा, शेप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट इसको जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया ना, उस जोग्राफिकल इंडिकेशन को टैग को पता है इंडिया में कौन से कानून के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है? वो कानून है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। GI टैग के बारे में अगर बात करें तो GI टैग प्राइमरीली एग्रीकल्चर, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो सवाल होता है दैट GI टैग वैलिड कितना देर तक होता है? देखो ये जो वैलिड होता है इसका वैलिडिटी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है। उसके बाद आप अगर चाहे तो इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिप्री के बारे में। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इन्होंने रिलीज़ किया है एक एनुअल अपना स्टेटमेंट, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया है दैट कंट्रीज में जो न्यूक्लियर पावर है ना वो इंक्रीज हुआ है। राइट, एंड उन्होंने हाईलाइट किया था द इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर वेपन्स एज कंट्रीज परस्यूज फोर्स मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान। मतलब क्योंकि वैसे कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इट हैज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोर्स देम फॉर टू मेक श्योर दैट वो अपने जो मिलिट्रीज हैं उनको मॉडर्नाइज करे और एक्सपेंशन प्लान को कैरी फॉरवर्ड करे। तो कुछ रिपोर्ट्स इसमें दिया गया है। आई गेस यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स। दुनिया में जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स है ना, वैसे 9 आर्म्ड स्टेट्स है, जिसमें USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना तो है ही, बट साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी आता है। जिसमें USA और रशिया अगर दोनों मिलाकर देख लीजिएगा, दे अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स। राइट, नाउ ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिप्लॉय किया गया वो USA के द्वारा किया गया, उसके बाद रशिया, उसके बाद फ्रांस और UK के द्वारा। नाउ टोटल इन्वेंट्री न्यूक्लियर वॉरहेड्स के जो है ना, रशिया के पास सबसे हाईएस्ट इन्वेंट्री है, उसके बाद USA, उसके बाद चाइना के पास। और कंट्रीज विथ नो डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स कौन कौन है? वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। इन्होंने कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड कहीं पर भी डिप्लॉय अभी तक नहीं किया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन दो।
राइट नाउ इंडिया का जो न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल्स है वो टोटल है अराउंड 164 और इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक्सपैंड ही की जा रही है अपनी न्यूक्लियर आर्सनल्स को और डेवलप किए जा रहे हैं न्यू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम, है ना। इनफैक्ट क्या डिक्लाइन देखा गया न्यूक्लियर वॉरहेड में? देखो जी हाँ, थोड़ा डिक्लाइन ज़रूर देखा गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिसमेंटलिंग ऑफ रिटायर्ड वॉरहेड्स। देखो क्या हो जाता है ना, दैट एक बार अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय कर देते हो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसके बाद आपको पता है दैट सोचो एक न्यूक्लियर वॉरहेड आपने डिप्लॉय कर दिया, अगर उस न्यूक्लियर वॉरहेड को 50 साल बाद चला रहे हो, क्या वो काम करेगा? राइट तो उसको डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है और उसको डिसमेंटल करोगे तो कहाँ करोगे, है ना, न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ करोगे? सो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है, राइट। और अभी देखने को मिल रहा है दैट हाँ, दुनिया में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मॉडर्नाइज और भी साथ ही साथ एक्सपैंड किया जा रहा है। मतलब चाइना देखा जा रहा है, चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड कर रही है अपने आर्सनल्स को। वहीं पर इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं अपने साइज ऑफ इन्वेंट्रीज को। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया? सिप्री। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका जो क्या बेस्ड है स्टॉकहोम में ऑफ कोर्स। और ये क्या प्रोवाइड करती है? इनका काम ही है डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। कोई भी अगर दुनिया में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर या फिर आर्म ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, उसके रिलेटेड सारे डेटाज जो है इनके पास कहीं ना कहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक वोल्केनो के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। इस वोल्केनो का नाम है अनाक कराकातू वोल्केनो, जो क्या इंडोनेशिया में है। देखो इंडोनेशिया हम लोग को पता है दैट दिस इज मलेशिया, राइट, एंड दिस इज़ इंडोनेशिया, जिसमें ये जो है इंडोनेशिया का सुमत्रा आइलैंड है, ये जो है जावा आइलैंड है। अब सुमत्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीचों बीच जो ये वाला जोन दिख रहा हो, ये वाला जोन, दिस जोन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यहीं पर हमको कराकातू वोल्केनो देखने को मिलता है। ये वाला टू बी वेरी स्पेसिफिक, देखो ये है सुमत्रा, ये है जावा, उसके बीच में जो है ना ये है कराकातू वोल्केनो। दिस वाज रिसेंटली देयर इन न्यूज़, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए, क्योंकि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो सवाल होता है ये वियना डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन है क्या भाई? देखो यह एक ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया था बाई कंसेंसस। कहाँ पर? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। कब? 1993 में, जो वियना ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ ना, वहीं पर किया गया था। तो सवाल होता है तो ये जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, इसके फीचर्स क्या क्या है? देखो ये जो वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं अफर्म करता है ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअलिटी और इंटरडिपेंडेंसी। यही नहीं, वियना का जो राइट है वो राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस एंड फ्रीली परस्यू देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं रीअफर्म करता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 और थ्रू आउट अगर देख लीजिएगा 2023, यस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट जो है ये सेलिब्रेट कर रही थी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव। नाउ थ्रू आउट 2023 बोला जा रहा है यूएन ह्यूमन राइट सेलिब्रेट क्या कर रही है? ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव। ना ये है क्या भाई ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव? इसके थ्रू वेरियस कंट्रीज को नज किया जा रहा है दैट प्लीज़ आप अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ना ह्यूमन राइट्स का, उसके जो प्रोमिसेस है उसको फुलफिल कीजिए। तो दुनिया को मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो? फोर्स तो नहीं कर सकते हो, आप उनको उनके बिहेवियर को नज कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो दैट प्लीज़ यू शुड अबाइड बाय दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन of human right. Yes, so that is what it is being happening as well, right? Now हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। देखो इसको अडॉप्ट किया गया था 1948 में, जिसमें कुछ कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड दुनिया भर में। और वो क्या है? देखो वो कुछ कुछ है जैसे ह्यूमन राइट्स कैसे होना चाहिए, राइट, दुनिया में ह्यूमन राइट्स का एक्चुअल डेफिनेशन है, व्हाट आर द राइट्स दैट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड एक्चुअली गेट, राइट। सो ये सब चीज़ें हुई थी, बट इसमें कोई भी नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन या फिर कोई अलग स्टेटस को अलग से कंसिडर नहीं किया गया था। इनफैक्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है
इसमें दो ट्रीटीज़ हैं, एक तो है ICCPR दैट इज़ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1966 में। अब ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ना मिलकर, दैट इज़ यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके बाद ये इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, ये तीनों कंप्राइज करती है द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन पैनल ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्रिएट किया है कॉमन पैनल, और ये कॉमन पैनल कंसिस्ट करेगा रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। आपको पता होना चाहिए दैट हमारे देश में जो आप बिजनेस कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट कर तो सकते हो, बट बिजनेस से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए सरकार ने एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया था, और उसी के तहत अभी तक चीज़ों को स्ट्रीमलाइन प्रॉपरली नहीं किया गया था, बट अभी कोशिश की जा रही है, इस न्यूज़ के थ्रू हम लोग आपको वेरीफाई भी करेंगे दैट अभी कोशिश की जा रही है दैट इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और इसीलिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो है ना प्रॉपरली ऑथोराइज किया जा रहा है। यस, तो ये जो पैनल बनाया गया कॉमन पैनल, इसका पर्पस ही है टू अलाउ द अथॉरिटी, जिससे चूज किया जा सके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, जो क्या रिजोल्यूशन या फिर लिक्विडेशनल प्रोसेस को स्मूदन कर सके। सो अभी तक क्या ऐसा नहीं होता था क्या? देखो, अभी तक क्या होता था ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सिर्फ रिकमेंड ही कर पाती थी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के नाम को, है ना। अब जो ये नए मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। इससे इंसॉल्वेंसी केसेस जो हमारे देश में हैंडल हो रहा है ना, वो और भी उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। तो सवाल होता है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है तो है कौन? ये जो है ना, कोई इंडिविजुअल्स हैं जो क्या रजिस्टर्ड होते हैं विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या फर्दर स्पेशलाइज होते हैं इन हैंडलिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। इनफैक्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ वहाँ के डेटर, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, अगर गैदर करना हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर कोऑर्डिनेट करना हो विद द क्रेडिटर्स, या फिर इम्प्लीमेंट करना हो रेजोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन या फिर लिक्विडेशन प्रोसेस को, तो ये सारे चीज़ें की जाती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ। इकोनॉमिक टाइम से ये न्यूज़ लिया गया था रिगार्डिंग ई-रूपी वाउचर्स। क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, परमिट कर दिया है नॉन बैंकिंग जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनको अलाउ कर दिया गया दैट वो लोग भी ई वाउचर को इशू कर सकते हैं। तो सवाल होता है, ये ई-रूपी है क्या? देखो, ई-रूपी जो है ना, ये कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर है, जो क्या आपके फ़ोन में भी आ सकता है। जी हाँ, अगर चाहूँ ना, मैं भी, अगर मेरे पास अगर ई वाउचर है, उससे मैं आपको पेमेंट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ई वाउचर जो खरीदूंगा, उस मेरे को कैसे मिलेगा? मेरे को मिलेगा थ्रू एन SMS या फिर एक QR कोड, राइट। और ये मैं कहीं पर भी रिडीम कर सकता हूँ। इनफैक्ट ई-रूपी वाउचर्स का जो है ना, एक कैप लगा हुआ है, और वो कैप कितने का है? 1 लाख रुपया पर वाउचर, राइट। और इस वाउचर का इस्तेमाल करके अगर आप चाहे तो मल्टीपल टाइम्स इससे पेमेंट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 1 लाख रुपया का वाउचर है, राइट। तो और आपने कुछ खरीदा 50,000 रुपये का, तो आप 50,000 रुपये का पेमेंट कर दो। फिर उसी वाउचर से आप जो 50,000 रुपये बचा हुआ है, उस 50,000 रुपये से 25,000 रुपये कहीं दूसरे पेमेंट करो, बाकी पैसों से और किसी का कहीं पे पेमेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आप इस वाउचर को मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ सवाल होता है, ये काम कैसे करता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्कीम का फ़ायदा पहुंचाना है एक इंसान को, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ई-रूपी वाउचर उस इंसान को दे देगी थ्रू अ पार्टनर बैंक, है ना। अब एम्प्लॉई जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेनिफिशियरी हो, तो आपको एक SMS या फिर QR कोड मिल गया अपने स्मार्टफोन में, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आपको अगर कोई, से फॉर एग्जांपल सरकारी
जैसे हॉस्पिटल का सर्विस लेना है, राइट। आप उस स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में जाओगे, उस सर्विस को लोगे, और सही फॉर एग्जांपल आपके पास लाख रुपए हैं और आपके पास बिल आया 70 लाख रुपए का, 70,000 रुपए का, तो आप 70,000 रुपए उस ई वाउचर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो वहीं पर। समझ रहे हो बात, ये कैसे काम करेगा? तो सवाल होता है इसका बेनिफिट क्या होगा? अनडाउटेडली जो पेमेंट प्रोसेस है ईजी और कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा। यही नहीं, ये जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के पेनिट्रेशन को यहाँ और भी ज़्यादा डिपेंड करेगा, और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है, राइट। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसके एफिशिएंसी को। देखो, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपर इंजीनियर्ड पोलियो वैक्सीन के बारे में। ना ये है क्या? देखो, क्योंकि न्यूज़ में पहले तो देख लेते क्यों था, क्योंकि साइंटिस्ट ने सुपर इंजीनियर्ड पोलियो वैक्सीन को बनाया जिससे प्रिवेंट किया जा सके जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ना उसका म्यूटेट करने में। क्योंकि अभी भी जो क्या है ना, देखो, वाइल्ड पोलियो वायरसेस भी है ना, और ओल्ड हम जो ओरल वैक्सीन जो प्रोवाइड करते हैं ना पोलियो वैक्सीन, वो भी कभी कभी म्यूटेट करके उससे भी पैरालिसिस हो जाता है बच्चों को। दैट इज वहाँ से भी एक पोलियो होने का खतरा बना ही हुआ रहता है। तो वाइल्ड पोलियो वायरस, जहाँ तक बात करें वाइल्ड पोलियो वायरस, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान तक ही सीमित है ना, क्योंकि इस वाइल्ड पोलियो वायरस को हटाने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया दुनिया भर में, और ओरल पोलियो वैक्सीन ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन इरेडिकेटिंग दिस वाइल्ड पोलियो वैक्सीन। बट ओरल वैक्सीन का आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बट ये ओरल वैक्सीन जो है ना, ये जेनेटिकली इनस्टेबल होते हैं। दैट इज, ये भी अगर हो सके ना, ये भी म्यूटेट कर सकते हैं और पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। इसीलिए जो है इस पर जो सुपर इंजीनियर्ड पोलियो वैक्सीन बनाया जा रहा है, राइट। नाउ वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो केसेस होते क्या है? देखो क्या होता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन जो आप लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ये भी म्यूटेट करते हैं और इससे भी पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए रिसर्चर्स ने इसको एड्रेस करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वीकेंड वायरस बनाया है, जिसको ह्यूमन के ऊपर ट्रायल भी किया गया, और देखा जा रहा है दैट ये एड्रेस कर रही है वो सारे इनस्टेबिलिटी कंसर्न्स जो क्या वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो केसेस से हमारे हो रहे थे। दैट इज ओरल वैक्सीन जो लिया जा रहा था ना, उससे भी तो पोलियो होते थे ना, वो पोलियो नहीं होगा इसको लेने के बाद, राइट। तो इसीलिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर preparation aspect as well. Anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session. आशा करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी, एंड अगर समझ में आई होगी तो यस, यू कैन शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में विथ अ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।